साथियों, आइए सुनते हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का भाग 4 और अध्याय 12, जिसका शीर्षक है अंग्रेजों से परिचय। एक बार जोहानिसबर्ग में मेरे पास 4 कारकुन हो गए थे। मैं नहीं कह सकता कि उन्हें कारकुन मानूं या बेटे, किंतु इससे मेरा काम न चला। टाइपिंग के बिना मेरा काम चल ही नहीं सकता था। टाइपिंग का जो थोड़ा सा ज्ञान था सो मुझे ही था। इन 4 नौजवानों में से 2 को मैंने टाइपिंग सिखाया, किंतु अंग्रेजी का ज्ञान कम होने से उनका टाइपिंग कभी अच्छा न हो सका। फिर उन्हीं में से मुझे हिसाब नवीस भी तैयार करने थे। नेटाल से अपनी इच्छानुसार मैं किसी को बुला न सकता था, क्योंकि बिना परवाने के कोई हिंदुस्तानी दाखिल नहीं हो सकता था, और अपनी सुविधा के लिए मैं अधिकारियों से मेहरबानी की भीख मांगने को तैयार नहीं था। मैं परेशानी में पड़ गया। काम इतना बढ़ गया था कि कितनी ही मेहनत क्यों न की जाए, मेरे लिए ये संभव नहीं रहा कि वकालत और सार्वजनिक सेवा दोनों को ठीक से कर सकूं। मुहर्रिर के लिए अंग्रेज स्त्री पुरुषों के मिलने पर मैं उन्हें न रखूं, ऐसी कोई बात नहीं थी। पर मुझे ये डर था कि काले आदमी के यहाँ क्या गोरे नौकरी करेंगे। लेकिन मैंने प्रयत्न करने का निश्चय किया। टाइपराइटिंग एजेंट से मेरी थोड़ी पहचान थी। मैं उसके पास गया और उससे कहा कि जिस काले आदमी के अधीन नौकरी करने में किसी गोरे को अड़चन न हो, ऐसे टाइपराइटिंग करने वाले गोरे भाई या बहन को वो मेरे लिए खोज दे। दक्षिण अफ्रीका में शॉर्ट हैंड लिखने और टाइप करने का काम करने वाली अधिकतर बहनें ही होती हैं। इस एजेंट ने मुझे वचन दिया कि ऐसा आदमी प्राप्त करने का वो प्रयत्न करेगा। उसे मिस डिक नामक एक स्कॉच कुमारिका मिल गई। ये महिला हाल में ही स्कॉटलैंड से आई थी। उसे प्रामाणिक नौकरी कहीं भी करने में कोई आपत्ति न थी। उसे तत्काल काम पर लगना था। उक्त एजेंट ने इस बहन को मेरे पास भेज दिया। उसे देखते ही मेरी आंख उस पर टिक गई। मैंने उससे पूछा, आपको हिंदुस्तानी आदमी के अधीन काम करने में कोई अड़चन तो नहीं है? उसने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं। आप वेतन कितना लेंगी? उसने जवाब दिया, क्या 17.5 पाउंड आपके ख्याल से अधिक होंगे? आपसे मैं जितने काम की आशा रखता हूं उतना काम आप करेंगी, तब तो मैं इससे बिल्कुल अधिक नहीं समझूंगा। आप काम पर कब से आ सकेंगी? आप चाहें तो इसी क्षण से। मैं बहुत खुश हुआ और उस बहन को उसी समय अपने सामने बिठाकर मैंने पत्र लिखाना शुरू कर दिया। उसने केवल मेरे कारकुन का ही नहीं, बल्कि मैं मानता हूं कि सगी लड़की का अथवा बहन का पद तुरंत ही सहज भाव से ले लिया। मुझे उसे कभी ऊंची आवाज में कुछ कहना न पड़ा। शायद ही कभी उसके काम में कहीं कोई गलती निकालनी पड़ी हो। एक समय ऐसा था कि जब हजारों पाउंड की व्यवस्था उसके हाथ में थी और वो हिसाब किताब भी रखने लगी। उसने संपूर्ण रूप से मेरा विश्वास प्राप्त कर लिया था। लेकिन मेरे मन में बड़ी बात ये थी कि मैं उसकी गुह्यतम भावनाओं को जानने जितना उसका विश्वास भी कर सकता था। अपना साथी पसंद करने में उसने मेरी सलाह ली। कन्यादान करने का सौभाग्य भी मुझे ही प्राप्त हुआ। मिस डिक जब मिसेस मैकडोनाल्ड बन गई, तब उन्हें मुझसे अलग होना पड़ा। यद्यपि विवाह के बाद भी काम की अधिकता होने पर मैं जब चाहता उनसे काम ले लेता था। किंतु ऑफिस में एक स्थायी शॉर्ट हैंड राइटर की आवश्यकता तो थी ही। एक महिला इसके लिए भी मिल गई। नाम था मिस श्लेशन। उसे मेरे पास लाने वाले मिस्टर कैलनबैक थे, जिनका परिचय पाठकों को आगे चलकर होगा। इस समय यह महिला एक हाई स्कूल में शिक्षिका का काम कर रही थी। उसकी उम्र कोई 17 साल की रही होगी। उसकी कुछ विचित्रताओं से मिस्टर कैलनबैक और मैं हार जाते। वो नौकरी करने के विचार से नहीं आई थी।
उसे तो अनुभव कमाने थे। उसके स्वभाव में कहीं रंग द्वेष तो था ही नहीं। उसे किसी की परवाह भी नहीं थी। वो किसी का भी अपमान करने से डरती न थी और अपने मन में जिसके बारे में जो विचार आता सो कहने में संकोच न करती। अपने इसी स्वभाव के कारण वो कभी कभी मुझे परेशानी में डाल देती, लेकिन उसका सरल और शुद्ध स्वभाव सारी परेशानियां दूर कर देता। अंग्रेजी के उसके ज्ञान को मैंने हमेशा अपने से ऊंचा माना था। इस कारण और उसकी वफादारी पर पूरा विश्वास होने के कारण उसके द्वारा टाइप किए गए बहुत से पत्रों पर उन्हें दोबारा जांचे बिना ही मैं हस्ताक्षर करता था। उसकी त्याग वृत्ति का पार न था। उसने एक लंबे समय तक मुझसे प्रतिमास सिर्फ 6 पाउंड ही लिए और 10 पाउंड से अधिक वेतन लेने से उसने अंत तक साफ इनकार किया। जब कभी मैं अधिक लेने को कहता, वो मुझे धमकाती और कहती, मैं वेतन लेने के लिए यहाँ नहीं हूं। मुझे आपके साथ ये काम करना अच्छा लगता है और आपके आदर्श मुझे पसंद हैं, इसलिए मैं यहाँ टिकी हूं। एक बार आवश्यकता होने से उसने मुझसे 40 पाउंड लिए थे, पर कर्ज के तौर पर। पिछले साल उसने वे सारे पैसे लौटा दिए। जैसी उसकी त्यागवृत्ति थी वैसी ही उसकी हिम्मत भी थी। मुझे स्फटिक मणि जैसी पवित्र और क्षत्रिय को भी चौंधियाने वाली वीरता से युक्त जिन महिलाओं के संपर्क में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उनमें से एक इस बाला को मैं मानता हूँ। अब तो वह बड़ी उम्र की प्रौढ़ कुमारिका है। आज भी उसकी मानसिक स्थिति से मैं पूरी तरह परिचित नहीं हूँ, पर मेरे अनुभवों में इस बाला का अनुभव मेरे लिए सदा पुण्य स्मरण बना रहेगा। इसलिए मैं जो जानता हूँ वह न लिखूं तो सत्य का द्रोही बनूंगा। काम करने में उसने रात या दिन कहीं कोई भेद जाना ही नहीं। वो आधी रात को भी जहाँ जाना होता अकेली चली जाती, और अगर मैं किसी को उसके साथ भेजने का विचार करता तो मुझे लाल आंखें दिखाती। हजारों बड़ी उम्र के हिंदुस्तानी भी उसे आदर की दृष्टि से देखते और उसका कहा माना करते थे। जब हम सब जेल में थे और शायद ही कोई जिम्मेदार आदमी बाहर रहा था, तब वह अकेली सत्याग्रह की समूची लड़ाई संभाले हुई थी। स्थिति यह थी कि लाखों का हिसाब उसके हाथ में, सारा पत्र व्यवहार उसके हाथ में और इंडियन ओपिनियन भी उसी के हाथ में। फिर भी वह थकना तो जानती ही न थी। मिस स्लेशन के विषय में लिखते हुए मैं थक नहीं सकता। गोखले का प्रमाण पत्र देकर मैं यह प्रकरण समाप्त करूंगा। गोखले ने मेरे सब साथियों का परिचय किया था। ये परिचय करके उन्हें बहुतों के विषय में बहुत संतोष हुआ था। उन्हें सबके चरित्र का मूल्यांकन करने का शौक था। सारे हिंदुस्तानी तथा यूरोपियन साथियों में उन्होंने मिस स्लेशन की सबसे ज्यादा तारीफ की। उन्होंने कहा था, इतना त्याग, इतनी पवित्रता, इतनी निर्भयता और इतनी कुशलता मैंने बहुत थोड़े लोगों में देखी है। मेरी दृष्टि में तो मिस स्लेशन तुम्हारे साथियों में प्रथम पद की अधिकारिणी है। साथियों, अभी हम सुन रहे थे महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का भाग 4 और अध्याय 12। इस बहुत ज़रूरी और सुंदर पुस्तिका का अनुवाद श्री काशीनाथ त्रिवेदी ने किया है।